गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। बच्चों में हम आपको पढ़ा रहे थे परागण, यानी कि परागण कितने प्रकार से होता है, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको यानी कि परागण की स्वपरागण की विधियां और परपरागण की विधियां बता रहे थे। स्वपरागण के बाद हमने आपको पढ़ाया था परपरागण तथा परपरागण में हमने आपको पहली विधि लिखाई थी जिसका नाम था कीटों द्वारा परागण, और हमने बताया था कि कीटों के द्वारा परागण किस प्रकार से होता है। जब वह एक पुष्प पर बैठता है और फिर वहाँ से उड़कर दूसरे जब पुष्प पर बैठता है तो वह दूसरे पुष्प में परागण हो जाता है। ये हमने फिगर के द्वारा भी आपको इसे समझाया। तो अब उसी के बाद हम दूसरी हेडिंग डालेंगे जिसका नाम है वायु द्वारा परागण, जिसमें हमने आपको 3 प्रकार से बताए थे। पहला क्या था? कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा और जंतुओं के द्वारा। ठीक है, तो दूसरी हमारी हेडिंग होगी वायु द्वारा परागण। वायु द्वारा परागण, ठीक है। वायु द्वारा परागण एनीमोफिली। लिखिए, देखिए वायु के द्वारा परागण कैसा होता है पहले समझ लीजिए। जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि ये होता है गेहूं में, मक्का में, ज्वार में आदि। अब देखिए गेहूं की बहुत सारी फसल होती है और जब वायु चलती है तो वायु चलने के कारण ये मान लीजिए इस प्रकार से क्या है, गेहूं के पादप लगे हुए हैं। ठीक है, और इसमें क्या लगी हुई है? बालियां लगी हुई है या पुष्प उत्पन्न हो रहे हैं। तो जब वायु चलती है, जैसे ये वायु चल रही है यहाँ पे, तो जब इनके परागण जैसे इसमें है तो ये परागण इधर आते हैं, ये परागण इधर पहुंचते हैं, ये परागण इधर आते हैं, ये इधर आते हैं। तो इस तरीके से वायु चलती है और ये क्या करते हैं, निरंतर इधर उधर घूमते रहते हैं। और जब निरंतर इधर उधर घूमते रहते हैं तो एक दूसरे पादपों पर, ये पुष्पों पर चिपक जाते हैं और इनमें परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। अब लिखिए, अनेक पादपों में वायु द्वारा परागण होता है। अनेक पादपों में वायु द्वारा परागण होता है। इसके लिए अनेक पादपों में वायु द्वारा परागण होता है। इसके लिए अनेक युक्तियां पाई जाती हैं। इसके लिए अनेक युक्तियां पाई जाती हैं, जैसे पुष्प प्रायः छोटे और समूह में लगे होते हैं। जैसे पुष्प प्रायः छोटे और समूह में लगे होते हैं। अब देखो इन्होंने क्या बताया कि जो इनके पुष्प होते हैं वे कैसे होते हैं, छोटे, और कैसे होते हैं, समूह में। जैसे गेहूं मान लीजिए, गेहूं में एक बाली टाइप होती है, कितने सारे पुष्प लगे रहते हैं, बहुत सारे, और समूह में यानी कि एक जगह पर बहुत सारे पेड़ होंगे। तो ये छोटे होते हैं और समूह में होते हैं। इनका सीजन मतलब एक कितने वर्षीय होते हैं, तिमाही होते हैं, मतलब 3 और 4 महीने का ही जीवन काल होता है। अगर आप इसे पानी डालें, खाद डालें, कुछ भी करें तो लेकिन इनका जीवन काल इतना ही है। ये क्या होगा, बड़ा होगा, परिपक्व होगा, अपने आप ही मुरझाकर टूटकर गिर जाएगा। तो इनका जीवन काल ही इतना है। आप इसे सोचें कि हम संचित करके रखें तो इसे आप नहीं रख सकते। फिर लिखेंगे अगली लाइन से, इन पुष्पों में सुगंध, इन पुष्पों में सुगंध कौमा मकरंद, इन पुष्पों में सुगंध कौमा मकरंद और रंग का अभाव होता है। इन पुष्पों में सुगंध, मकरंद और रंग का अभाव होता है। इनकी वर्तिकाग्र खुदरे एवं चिपचिपी होती है। इनके वर्तिकाग्र खुदरी एवं चिपचिपी होती है तथा इनके परागकण
हल्के, जलरोधी तथा इनके परागकण हल्के, जलरोधी, शुष्क एवं अत्यधिक मात्रा में होते हैं। जलरोधी, शुष्क एवं अत्यधिक मात्रा में होते हैं क्योंकि वायु के माध्यम से इनकी हानि बहुत अधिक होती है। क्योंकि वायु के माध्यम से इनकी हानि बहुत अधिक होती है। जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार आदि। जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार आदि। समझ में आ गया आपको? सभी लोगों को समझ में आ गई है कि वायु के द्वारा परागण किस प्रकार से हो रहा है। देखिए तो बीज को कैसा बताया गया, हल्का। हल्के होने के कारण ये क्या करते हैं, जल में उड़ते हैं, है ना। अगर भारी होते तो ये क्या होते, भूमि पर गिर जाते। फिर ये कैसे, जब जल गिरता और तब ये बहते उसमें, तो ये हल्के थे इसलिए ये हवा में उड़े। तीसरी हेडिंग डालेंगे, जल द्वारा परागण। ये आपकी पहली, दूसरी थी, तीसरी है जल द्वारा परागण। जल द्वारा परागण लिखेंगे, यह जल में उगने वाले पादपों में, यह जल में उगने वाले पादपों में पाया जाता है। यह जल में उगने वाले पादपों में पाया जाता है। इन पादपों में पुष्प जल के ऊपर खिलते हैं। इन पादपों में पुष्प जल के ऊपर खिलते हैं। देखिए इन्होंने क्या बताया इसमें कि ये जो जल द्वारा परागण है ये जलीय पौधों में होता है। जलीय पौधे आप जानते हैं, जैसे कमल है ना, जल लिली है, तो ये कैसे पौधे हैं, जलीय हैं। और इनमें जल पुष्प कहाँ खिलता है, जल के ऊपर। जैसे कमल का देखा होगा आपने, बेल जो होती है वो जल में पड़ी होती है, लेकिन जब उसका पुष्प निकल के आता है तो जल से वह 6 इंच ऊपर आकर खिलता है ना। तो क्या इन पादपों में जल पुष्प के ऊपर खिलते हैं। जैसे कमल लिखेंगे, जैसे कमल, कौमा जल लिली, जैसे कमल, कौमा जल लिली आदि, जल लिली आदि। जल परागण के लिए पुष्पों, कौमा परागकणों, जल परागण के लिए पुष्पों, कौमा परागकणों, कौमा वर्तिका, कौमा वर्तिकाग्र आदि में अनेक अनुकूलन पाए जाते हैं। आदि में अनेक अनुकूलन पाए जाते हैं। पुष्प रंगहीन, कौमा मकरंदहीन और गंधहीन होते हैं। पुष्प रंगहीन, कौमा मकरंदहीन और गंधहीन होते हैं तथा इनके परागकण हल्के होते हैं। इनका घनत्व संख्या में अधिक होता है। इनका घनत्व संख्या में अधिक होता है। इनके परागकण जल सतह पर
तैरते हुए, इनके परागकण जल सतह पर तैरते हुए मादा पुष्प के संपर्क में आते हैं। जल सतह पर तैरते हुए मादा पुष्प के संपर्क में आते हैं और परागकण वर्तिकाग्र द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और परागकण वर्तिकाग्र द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। जैसे वैली स्नेरिया, जैसे वैली स्नेरिया, कॉमा हाइड्रिला, सिरेटोफिल्लम आदि, ठीक है, सिरेटोफिल्लम आदि। तो देखिए इसमें किस प्रकार से हो रहा है परागण। जैसे कि हमने आपको बताया कि कमल है, कुमुदनी है, ये जलीय है। तो मान लीजिए ये क्या भरा हुआ है, जल, और यहाँ पर क्या निकल के आया, देखिए इस तरीके से क्या निकला है, पादप, और यहाँ पर भी क्या है, ये यहाँ पर भी है। मान लीजिए ऐसे बहुत सारे हैं। अब ये क्या है, इनके जो परागकण है वो यहाँ पर क्या हुए, गिरे, और ये जल की सतह से तैरते तैरते यहाँ पे कहाँ पे पहुंचे, इनके वर्तिकाग्र पर। इनके जब वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो इसने क्या किया, इसे ग्रहण कर लिया, और ये क्या है, जल फैल गई। फिर यहाँ से मान लीजिए इसने एक पादप को क्या किया, उत्पन्न कर दिया, है ना। फिर अब यहाँ पे इसने मान लिया, यहाँ पे ग्रहण कर लिया, अब यहाँ से ये ज्वाइंट है। तो इस तरीके से क्या जल द्वारा परागण होता रहता है, ठीक है। तो ये था आपका जल द्वारा परागण। अब लिखेंगे जंतु द्वारा परागण, जंतुओं द्वारा परागण। जंतुओं द्वारा परागण। देखेंगे जंतुओं द्वारा परागण किस प्रकार से हो रहा है, इसे समझेंगे। लिखेंगे कुछ पादपों में परागण पक्षियों, चमगादड़ों आदि की सहायता से होता है। जैसे सेमल, कदम्ब, बिग्नोरिया आदि, तो ये जो पादप हैं इनमें किनके द्वारा हो रहा है, पक्षियों के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा। चमगादड़ कब उड़ता है, रात में, और जब रात में जो उड़ता है तो रात्रिचर होता है। रात में ये हर पादप पर नहीं बैठेगा, जैसे ये जो पादप हैं इन पे ही जाके बैठेगा, और इन पे बैठने के बाद क्या करेगा, उनमें परागण देगा। यानी कि जो पहले इस पे बैठा होगा कदम्ब पे, फिर दूसरे जाके कदम्ब पे पेड़ पे बैठेगा, तो इसमें जो पुष्प के परागण होंगे वो दूसरे पुष्प में पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से जंतु परागण होता है। तो ये थे आपके परागण की विधियां, ठीक है। अब अगली हेडिंग
डालेंगे जिसका नाम है परागण से लाभ। पर परागण से लाभ हेडिंग डालेंगे पर परागण से लाभ, यानी कि इससे लाभ क्या है। देखिए जैसे उसमें स्वपरागण से हानि थी, लाभ थे, और इससे भी ऐसी हानि है और इसके भी लाभ है। तो लिखिए पहला पॉइंट लिखेंगे, पर परागण से नई जातियां उत्पन्न होती हैं। पर परागण से नई जातियां उत्पन्न होती हैं। पर परागण से नई जातियां उत्पन्न होती हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पर परागण के फलस्वरूप बने बीज, पर परागण के फलस्वरूप बने बीज संख्या में अधिक और स्वस्थ होते हैं। पर परागण के फलस्वरूप बने बीज संख्या में अधिक और स्वस्थ होते हैं। पर परागण के फलस्वरूप बने बीज संख्या में अधिक और स्वस्थ होते हैं। नंबर 3, पर परागण के फलस्वरूप, पर परागण के फलस्वरूप पुनर्योजन, पर परागण के फलस्वरूप पुनर्योजन आनुवांशिक होता है, यानी कि जो गुण पहले पादप में थे वही गुण जो उत्पन्न होगा उसमें भी होंगे। तो फलस्वरूप आनुवांशिक पुनर्योजन होता है। अगला पॉइंट, कृत्रिम पर परागण, कृत्रिम पर परागण से, कृत्रिम पर परागण से रोग प्रतिरोधी प्रजातियां, कृत्रिम पर परागण से रोग प्रतिरोधी प्रजातियां विकसित की जाती हैं, प्रजातियां विकसित की जाती हैं। अब तो ये तुम्हारे क्या थे, पर परागण से लाभ, सभी को समझ में भी आ गए होंगे कि क्या आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पर परागण की हानियां, पर परागण से हानियां, इससे हानियां क्या है। आपने कृत्रिम समझा, इसमें हमने आइडेंटिफाई कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब ये है कि जैसे एक ही पादप यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा पादप हम आगे लगाएं, अपने आप से हम नहीं लग सकता, तो ये हमारा कृत्रिम हुआ, है ना। उसको परागण के लिए लिखिए, हानियों में पहला पॉइंट लिखेंगे, परागण अधिक संख्या में बनते हैं और व्यर्थ होते हैं। परागण अधिक संख्या में बनते हैं और व्यर्थ होते हैं। अगला पॉइंट फिर लिखेंगे, पादपों को परागकण, पादपों को परागकण कौमा गंध और मकरंद बनाने के लिए, पादपों को परागकण गंध और मकरंद बनाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। बनाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, पर परागण के लिए पादपों को, पर परागण के लिए पादपों को विभिन्न युक्तियों जैसे, विभिन्न युक्तियों जैसे कीट, वायु, जल, पक्षी, युक्तियों जैसे कीट, वायु, जल, पक्षी आदि पर निर्भर होना पड़ता है, पर निर्भर होना पड़ता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, पर परागण के फलस्वरूप, पर परागण के फलस्वरूप प्रजाति के पैतृक गुणों में, प्रजाति के पैतृक गुणों में भिन्नता आ जाती है।
प्रजाति के पैतृक गुणों में भिन्नता आ जाती है। तो आपने समझा कि इससे हानियाँ क्या हैं, यानी कि परागकण अधिक संख्या में बनते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं, क्योंकि आधे पानी में क्या होते हैं, बह जाते हैं या उड़ जाते हैं, है ना। और परागकणों को गंध मकरंद बनाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है और इनको विभिन्न युक्ति जैसे कीट, वायु, जल, पक्षी आदि पर निर्भर होना पड़ता है कि ये जब हो तो हमें परागण मिले और ना हो तो बेचारे बैठे हैं। हवा नहीं चल रही तो क्या हो रहा, गेहूँ में कुछ परागण ही नहीं हो रहा, जल नहीं बह रहा तो जलीय में नहीं हो रहा, पंछी नहीं उड़ रहे तो कदम जैसे पादप क्या है, व्यर्थ हैं, है ना। तो ये और जैसे छोटे पादप है तो कीट नहीं उड़ रहे तो ये भी बेकार है ना। कभी कभी क्या होता है कि कीटनाशक दवा डाल दी, उससे सारे कीट मर गए तो परागण की क्रिया क्या हुई, बंद हो गई। तो इस प्रकार से ये हानि भी हो जाती है। तो ये था आपका हानि और लाभ। इसके बाद कल हम आपको